नमस्कार। आज हम प्रश्नोत्तर आव्यूह क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी का अध्ययन करेंगे। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो संपूर्ण शिक्षण प्रश्नोत्तर शिक्षण या प्रश्नोत्तर प्रक्रिया या विधि के अंतर्गत समाहित होती है। इस सुकराती विधि को प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इसका सबसे पहले शुभारंभ सुकरात ने किया था। यह शिक्षण की प्राचीन पद्धति है। इसके प्रवक्ता कैंथेस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात थे। इनका विचार था कि शिक्षक इस प्रकार पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत करे कि बालक सत्य की परख करके उसको आत्मसात कर सके और इससे छात्र के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों की सहायता से उसे नवीन ज्ञान प्रदान किया जाए। सुकरात ने सीखने की क्रिया को 3 सोपानों में विभक्त किया है: निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण। इसमें विषय वस्तु को बालक के समक्ष प्रश्नों के रूप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। क्लास के अंदर प्रश्न पूछना शिक्षक की सबसे उत्तम कला मानी जाती है। क्लास के अंदर अगर हम प्रश्नों को पूछकर यह भी पता कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि छात्र ने कितना सीखा और कितना हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, कहीं पर विधियों में फेरबदल किया जा सकता है और उसे उत्तम बनाकर अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से बहुत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। कुछ विद्वानों ने इस विधि का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया है। थ्रिंग ने कहा, शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। वहीं पार्कर ने भी कहा, क्वेश्चन इज द की ऑफ ऑल टीचिंग एक्टिविटीज। प्रश्न समस्त शिक्षण क्रिया की कुंजी हैं। प्रश्नोत्तर विधि के 3 सोपान हैं। सबसे पहला आता है प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में निर्मित करना। प्रश्नों को व्यवस्थित रूप में करने का मतलब होता है कि कहाँ पर हमें किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए, कहाँ पर हमें प्रस्तावना प्रश्न, कहाँ पर मूल्यांकन प्रश्न, कहाँ पर विकासात्मक प्रश्नों का, इस तरीके से हमें पूर्व प्लानिंग के तहत ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछना है। दूसरा आता है इन्हें समुचित रूप से बालकों के समक्ष प्रस्तुत करना, जिससे बालकों में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हो सके। कहा जाता है कि हमेशा प्रश्न गलत होता है, उत्तर कभी भी गलत नहीं होता। अगर प्रश्न गलत है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर गलत ही निकल कर आएगा। तो इसीलिए हमेशा प्रश्न अच्छे ढंग से पूछना चाहिए या प्रश्न को उचित तरीके से पूछना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है बालकों के उत्तरों से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करना। सबसे पहले प्रकरण में हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं और उन्हीं प्रश्नों की सहायता से हम पाठ के नवीन ज्ञान की तरफ को बढ़ते हैं और उस नवीन ज्ञान को तभी हमारा सही हो सकता है जब हम पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकें, जो कि सरल से कठिन की ओर हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। मान्यताएं, एज्यूम्पशंस। प्रश्नोत्तर विधि की प्रयोग की मुख्य 3 मान्यताएं हैं। सबसे पहले बालक के पूर्व ज्ञान, मानसिक स्तर और रुचि के अनुकूल प्रश्न निर्मित किए जाते हैं। दूसरा आता है मानसिक विकास क्रम के विचार से प्रश्नों की व्यवस्था की जाती है। एक प्रश्न के बाद उसके उत्तर से संबंध स्थापित करते हुए दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जो बालक को नवीन ज्ञान प्रदान करता है। तो ये थी 3 मान्यताएं जिनके आधार पर हम प्रश्नोत्तर विधि को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से अपना सकते हैं। अब बात करते हैं हम विशेषताओं की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। इस विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें बालक के मानसिक स्तर, आवश्यकता और रुचियों का ध्यान दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि में बालक अधिक क्रियाशील रहता है
और उसका ध्यान भी केंद्रित रहता है। बालक के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। बालक को स्वयं सोचने के लिए अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे उन्हें नवीन ज्ञान को अर्जित करने की उत्कंठा बनी रहती है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। यह प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। शिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण काल में इसी विधि पर अधिक बल दिया जाता है। कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं होती है। सभी छात्रों को क्रियाशील रहना पड़ता है। एक कहावत है, अगर अध्यापक चुप हुआ तो छात्र शुरू हुआ। अगर अध्यापक क्लास के अंदर जाकर अगर चुप रहेगा तो जाहिर सी बात है कि कक्षा में अव्यवस्था व अनुशासनहीनता प्राय देखने को मिलेगी। अगर जितना एक्टिव कक्षा में अध्यापक रहेगा उतनी ही अनुशासित उसकी कक्षा रहेगी। तो उस अनुशासनहीनता को रोकने में सबसे बढ़िया जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की, लिमिटेशंस। उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हो सकती हैं या हैं। उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु व्याख्यान पद्धति में इसकी सहायता लेनी पड़ती है। यह पद्धति यांत्रिक है, प्रश्नोत्तर से निरस्त आ जाती है। सभी अध्यापक उत्तम प्रकार से प्रश्न निर्मित नहीं कर पाते हैं। इसमें बालकों को पाठ्यवस्तु का बोध समग्र रूप में नहीं हो पाता है। इस विधि के सही उपयोग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक है। सुझाव, सजेशंस। इस विधि के प्रभावी उपयोग के लिए निम्नलिखित सुझावों पर एक अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। इस पद्धति का अनुसरण उन्हीं अध्यापकों को करना चाहिए जो प्रश्नों की रचना समुचित ढंग से कर सकते हैं और उनमें प्रश्न कौशल भी हो। प्रश्नों के साथ प्रत्ययों का स्पष्टीकरण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्नोत्तर द्वारा प्रत्ययों को समझना कठिन होता है। प्रश्नों का वितरण कक्षा में समान रूप से किया जाना चाहिए। कक्षा के तनाव को कम करने के लिए हास्य विनोद के लिए भी प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न संक्षिप्त, स्पष्ट और सही संरचना वाले होने चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल प्रभाव में होनी चाहिए। प्रश्नों का निर्माण कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इस प्रणाली में जिस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है उन्हें चार्ट के माध्यम से अगले पृष्ठ पर या अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।